नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आप सभी का माई राइजिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पर। माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन के चाहने वालों के लिए आज जो है मैं सबूत लेके आया हूँ। फिर आप पूछोगे सबूत किस चीज़ के हैं, तो सबूत जो है वो है हमारे एनडीए फाउंडेशन कोर्स में जो तैयारी कराई गई थी उसमें जो सवाल हमने तैयार करे थे, वो सवाल एनडीए के एग्जाम में जो आए हैं उनके प्रूफ मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो सामने लिखा हुआ है कि इंग्लिश में कर दिया कमाल, देख लो प्रूफ। तो प्रूफ जो है वो होंगे सवालों के और कॉन्सेप्ट्स के जो पढ़ाए गए थे एग्जाम की तैयारी करते समय, यानी एप्लीकेशन पे हमारी, तो उसकी प्रूफ जो है आपके लिए लेके आया हूँ मैं आज। तो चलिए बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक एक करके कौन से सवाल ऐसे थे जो कि एनडीए के एग्जाम में आए और जो हमारे कॉन्सेप्ट उनसे मैच किस प्रकार से करते हैं। तो चलिए चलते हैं एक एक करके देखते हैं सवाल कौन से हैं। तो सबसे पहले देखिए आपके सामने सवाल दे रखा है। सवाल नंबर 1 था एनडीए के एग्जाम में जो कि आपका एरर फाइंडिंग का था। इसमें आप देख सकते हो कि ए बी सी डी पार्ट दे रखे हैं और इनमें से एक पार्ट में एरर आपको फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो एरर फाइंड आउट करने के लिए हमें कॉन्सेप्ट जो अगर पता होते हैं ग्रामर के तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो वही कॉन्सेप्ट जो आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाए गए थे, जो स्टूडेंट जुड़े थे फाउंडेशन क्लास से, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो कॉन्सेप्ट था उसमें बताया गया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट अगर होता है तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब आती है। ठीक है ना, वर्ब भी सिंगुलर होती है। तो हमने देखा कि भाई इसमें जो आप देखोगे ध्यान से तो आप पाओगे कि इसका पार्ट बी जो है इसमें लेयर्स जो लिखा गया है, तो ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स बिल्ड्स अप। अब देखोगे आप यहाँ पे वर्ब सिंगुलर काम में ली गई है। यहाँ पे जो वर्ब है ये क्या है, सिंगुलर काम में ली गई है। तो सिंगुलर वर्ब जो है और नाउन के आपका यहाँ पे ये नाउन क्या है, ये प्लूरल है। ठीक है ना, तो प्लूरल नाउन जो है यहाँ पे दिया गया, तो प्लूरल के साथ में जो है सिंगुलर वर्ब नहीं आती है। तो ये आप कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, इस चीज़ को हमने पढ़ाया था क्लास के दौरान। तो इसको देखते हुए जो इसका उत्तर जो है बिल्कुल सही उत्तर जो आप खोज सकते हैं और आपने खोजा भी है, बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको खोजा। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार से जो है ये कॉन्सेप्ट हमारा जो है ये काम आया हमारे स्टूडेंट्स के जिन्होंने जो है एप्लीकेशन पे क्लास ली थी। चलिए, तो ये तो हो गई पहला सवाल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर बेस्ड जो सवाल था, यानी सवाल बिल्कुल इसका उत्तर बिल्कुल सही हो गया स्टूडेंट्स का हमारे का। उन्होंने जो है ध्यान से इसको देखा, समझा और उन्होंने इसको सही कर दिया। तो इसी क्रम में देखते हैं आगे सवाल क्या है और कौन से सवाल हैं जो आए हैं जो हमारी द्वारा पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट से मैच करते हैं, इनको हम देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में कौन क्या है देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए आपके सामने एक और सवाल है, सवाल नंबर 5 था आपका एनडीए का। व्हेनेवर द स्काई इज क्लियर यू कैन सी द स्टार्स इन द नाइट। अब यहाँ भी देखिए हमारे द्वारा पढ़ाया गया कॉन्सेप्ट था जो कि प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट था कि प्रीपोजिशन कौन सा काम में आता है। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम जो होता है वो आपको पढ़ाया गया था, यानी हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया गया था। तो इसके द्वारा जो है सीधे तौर पे आप देख सकते हो कि भाई जब भी कभी स्पेसिफिक और शॉर्ट टाइम की बात करते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो, तो हम क्या काम में लेते हैं, एट काम में लेते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा गया लेट्स मीट एट नून, तो ये शॉर्ट टाइम है, नून जो है। इसी प्रकार जो है रात जो है, रात के लिए हमेशा जो हम क्या काम लेते हैं, एट काम में लेते हैं, इन काम में नहीं लेते हैं। तो इसी प्रकार आप देख सकते हो कि द स्टार्स इन द नाइट नहीं होता है, एट द नाइट होता है, एट नून होता है, एट नाइट होता है। ठीक है, टाइम के लिए एट 1 o'clock हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छी तरीके से बच्चों को समझाया गया था और उसका फायदा जो है स्टूडेंट्स को क्लास में मिला था और एग्जाम में भी उनको इसका फायदा मिला भरपूर रूप से। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो कॉन्सेप्ट हमारे द्वारा पढ़ाए गए हैं वो किस प्रकार से एग्जाम्स में काम करते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है जिसमें हमने जो है झंडे गाड़े हैं अपने। तो देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट आपका जो है वो भी क्या है, एरर फाइंडिंग का है। सवाल अगला जो आपका वो क्या है, एरर फाइंडिंग का है और इसमें कॉन्सेप्ट कौन से हमने काम में लिए हैं वो भी देखने वाले हैं एक बार हम जो है। तो देख लीजिए, इसमें एरर फाइंड करना था आपको, आई एम नॉट वर्किंग टुमारो सो आई डोंट हैव टू गेट अप अर्ली। तो देख सकते हो आप सामने, आपके सामने जो लिखा हुआ है सवाल नंबर 6 था आपके एरर फाइंडिंग का एनडीए के पेपर में। तो इसमें आप 2 कॉन्सेप्ट आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं शुरुआत में आई एम नॉट वर्किंग टुमारो। तो आप देखोगे कि भैया आई एम इसमें दे रखा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस दे रखा है और यहाँ पे टुमारो दे रखा है। तो देखते ही व्यक्ति के दिमाग में चीज आएगी कि भाई इसमें एरर हो सकता है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाया था बच्चों को, उस कॉन्सेप्ट में इसको क्लियर कर दिया गया था कि आईएनजी फॉर्म जो है उसका यूज नियर फ्यूचर के लिए भी होता है। तो टुमारो के साथ में जो है ये पार्ट जो है गलत नहीं है, इसमें कोई कमी नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। ये समझाने के लिए जो कॉन्सेप्ट जो है हमारा कि भैया ये देखिए आप सामने देख सकते हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का आइडेंटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट जो है इसमें पढ़ाया गया था कि निकट भविष्य के लिए यानी कि नियर फ्यूचर के लिए जो हम क्या कर सकते हैं, हम
आईएनजी फॉर्म यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को काम में ले सकते हैं। तो इससे क्लियर हो गया कि ये पहला पार्ट, इसमें कोई एरर नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं इस बात को कि भैया टुमारो जो है हालांकि फ्यूचर तो है, लेकिन क्या है, ये नियर फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है ना, नियर फ्यूचर जो है उसकी बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे इसमें कोई कमी नहीं है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट तो आपने समझा इस कॉन्सेप्ट से जो मैंने पढ़ाया था एग्जाम में और एग्जाम से पहले। और दूसरा जो है वो आप देख सकते हो कि कहाँ, कि भैया जब भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में डोंट के आगे जो है वर्ब काम में लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, तो क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है ना। तो यहाँ देखोगे आपके डोंट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं दे रखी है यहाँ पे, बल्कि सेकंड फॉर्म दे रखी है, यानी पास्ट की फॉर्म दे रखी है। तो ये बात क्लियर है कि यहाँ पे हेड नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, ठीक है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। तो हमने टेंस के द्वारा टेंस के कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था आपको कि अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस है और उसमें नेगेटिव सेंटेंस बन रहा है तो डू नॉट अगर उसमें आता है या डज नॉट है तो साथ में उसकी वर्ब जो आएगी क्या आएगी, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो आनी चाहिए थी, वो सही होती, तो ये इसमें यहाँ एरर मिल गया आपको। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पार्ट बी जो है उसमें सीधे तौर पर एरर मिल गया, क्योंकि हमारे दो कॉन्सेप्ट जो थे वो इसको इसमें असिस्ट करने वाले थे, यानी हेल्प करने वाले थे स्टूडेंट्स की। कि आपके सामने दो कॉन्सेप्ट बताए गए, एक तो आपका हो गया नियर फ्यूचर वाला कॉन्सेप्ट जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का था, और दूसरा आपका हो गया प्रेजेंट सिंपल टेंस का कॉन्सेप्ट जो कि बता रहा है कि डू नॉट के बाद में क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो डोंट के बाद में क्या हो गया, आपका हैव यहाँ पे आ जाएगा, न कि हैड आएगा। तो इस प्रकार से जो है हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो काम करते हैं, जो भी चीज़ हम पढ़ाते हैं हमारे एग्जाम में बच्चों को काम आती है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया बच्चों को तो वो चीज़ उनको आगे काम आती है, उनकी दिक्कत कोई भी नहीं आती है। चलिए तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे इसी क्रम में देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, आप देखिए अगला सवाल है सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 जो था आपके एनडीए के पेपर में आया था, और ये सवाल जो है, यह सवाल भी क्या है, ये सवाल भी आपका जो है ये एरर फाइंडिंग का सवाल है। तो एरर फाइंडिंग का सवाल है और इसमें हमने जो है बहुत ही आसानी से जो है बच्चों ने जो इसको कर दिया, क्योंकि उनको जो है एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था जो कि था थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस का। कंडीशनल सेंटेंसेस का कॉन्सेप्ट उनको पढ़ाया गया था और उसमें उनको बताया गया था कि थर्ड कंडीशनल में क्या होता है, एक तरफ तो जो है इफ क्लोज में क्या आता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म आती है, और एक तरफ जो है दूसरी क्लोज होती है उसमें वुड है प्लस थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। यानी इफ क्लोज में आपका हैड प्लस थर्ड फॉर्म और दूसरी तरफ क्या आएगा, वुड है प्लस थर्ड फॉर्म आती है। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए, यानी ख्याल रखते हुए बच्चों ने जो इसको सॉल्व कर दिया और उन्होंने बिल्कुल सही प्रकार से इसको जो है सॉल्व किया। तो देखिए आप, शी वुडंट हैव, अब ये हैज जो है ये फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पे थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, क्योंकि आप देख सकते हो इफ क्लॉज जो है, इफ में तो शी हैड दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें तो, ठीक है ना। तो इफ में तो हैड दे रखा है और थर्ड फॉर्म भी दे रखी है, तो बिल्कुल सही है, लेकिन कमी जो है दूसरे क्लॉज में थी, यानी वुडंट है प्लस थर्ड फॉर्म नहीं थी। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये समझा हुआ था बच्चों का, और जिन्होंने अच्छी तरह समझा था उनसे कोई भी गलती जो है एग्जाम में नहीं हुई है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि कितने अच्छे प्रकार से जो है कॉन्सेप्ट जो है उन्होंने काम किया, और स्टूडेंट्स ने कोई जो है गलती नहीं की, और उन्होंने जो स्कोर किया एग्जाम में। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं जो कि कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है, हमारे द्वारा पढ़ाए के कॉन्सेप्ट से उनसे जुड़े हुए सवाल हैं, हम देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या भैया आपका, नेक्स्ट सवाल जो है वो भी आपका कंडीशनल और आर्टिकल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक तो आर्टिकल्स और एक कंडीशनल, दो कॉन्सेप्ट जो है इसमें काम में आए हैं इस सवाल में। सवाल नंबर था आपका 9, और उसमें दो चीज जो है, यानी कि दो कॉन्सेप्ट आपके काम में आए इसको सॉल्व करने के लिए। एक तो आर्टिकल्स का कॉन्सेप्ट है और एक दूसरा कॉन्सेप्ट आपका जो है वो आपका कंडीशनल का है। तो कंडीशनल में देखिए आप, ये फर्स्ट कंडीशनल आपने पढ़ा था कि एक तरफ क्या होता है, एक तरफ तो इसमें होता है इफ क्लॉज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और दूसरे क्लॉज में क्या होता है, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है ना। यानी इफ क्लॉज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इसमें, और दूसरी तरफ क्या है, विल और प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है इसमें। तो इसको देखकर आपको पता चल गया होगा कि भैया सेंटेंस में क्लॉज में कोई गलती नहीं। देखो, आई विल वॉच फिल्म इफ आई फिनिश द वर्क इन टाइम,
तो देखा जाए तो फर्स्ट कंडीशन की दोनों शर्तें पूरी हो रही है इसमें, ठीक है ना। लेकिन इसमें आर्टिकल जो है उसका यूज नहीं किया है, इसी कारण से इसमें एरर जो है रह जाता है, ठीक है। बाकी पूरे वाक्य में कोई कमी नहीं है, फर्स्ट कंडीशनल है, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ जो है बात है यहाँ पे आर्टिकल यूज करने की। फिल्म जो है वो क्या है, एक है, सिंगुलर नाउन है, इसके साथ में आर्टिकल क्या आना चाहिए, आपका ए आना चाहिए। तो यानी दो कॉन्सेप्ट जो है उनकी सहायता से आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आर्टिकल क्या आएगा, आई विल वॉच ए फिल्म इफ आई फिनिश द वर्क इन टाइम। अगर मैं समय रहते काम को पूरा कर लेता हूं तो मैं क्या करूंगा, फिल्म देखूंगा, एक फिल्म देखूंगा, ठीक है। मैं एक फिल्म देखूंगा तो यहां पे एक जो है यानी आर्टिकल जो है, आर्टिकल का जो कॉन्सेप्ट है वो यहां पे समझ में आना चाहिए था बच्चे को, और जिसको आया उसने इसको सही भी किया है, ठीक है ना। तो किस प्रकार से देखिए आप दो कॉन्सेप्ट जो है आपकी हेल्प कर रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट तो ये बता रहा है कि बिल्कुल सेंटेंस में और कोई कमी नहीं है, ठीक है, और दूसरा कॉन्सेप्ट बता रहा है आपको कि सेंटेंस में इस जगह कमी है, ठीक है ना। जो कमी है वही बताई जा रही है आपको, और जो कमी नहीं है उसका प्रूफ भी आपको जो कॉन्सेप्ट देता है, कॉन्सेप्ट बताता है आपको कि इफ क्लोज में किस प्रकार से जो है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और किस प्रकार से दूसरे इसके पार्ट में क्या होता है, विल शैल के पास साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है आप इसको सोल्व करने में सफल हो जाते हैं, ठीक है। स्टूडेंट हमारे जो है इसको करने में सफल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हो किस प्रकार से सवाल जो हमारे द्वारा कराए गए हैं वो मददगार साबित होते हैं बच्चों के लिए। चलिए तो आगे चलते हैं, इसी क्रम में देखते हैं अगला सवाल क्या है जो हमारे कॉन्सेप्ट से हटके नहीं आया है और उनसे जुड़ा हुआ ही है। चलिए तो ये देखिए, डिट्टो शब्द क्या है, बिल्कुल हमने जो है सेंटेंसेस के जो क्या कराए थे आपको, इसमें जो है सिनोनिम्स एंटोनिम्स कराए थे, उसमें कुछ शब्द की प्रैक्टिस कुछ शब्द जो थे प्रैक्टिस के दौरान आए थे। तो उन शब्दों को आप देख सकते हो किस प्रकार से वह शब्द वैसे के वैसे ही जो है एग्जाम में पढ़ गए हैं। देखिए आप, मेटिकुलस, द पुलिस प्रेज द मेटिकुलस अरेंजमेंट्स मेड बाय द ऑर्गेनाइजर्स टू रिसीव द गेस्ट एट द एयरपोर्ट। तो एनडीए 2011 का सवाल था ये, और प्रैक्टिस में दिया गया था बच्चों को, और इसका जो क्या था एंटोनिम बताना था आपको। इसका एंटोनिम क्या हो गया, नेग्लिजेंट था, ठीक है ना। तो केयरलेस होना यानी इसका जो एंटोनिम था। लेकिन हमारे इस सवाल में क्या पूछा गया था भैया, इसमें जो है इसका शायद जो सिनोनिम पूछा गया था, सिनोनिम जो हमने इसमें बताया आपका, इसका उत्तर जो है डी है, ये हो गया। हालांकि इसमें जो ऑप्शन जो है वो सेम नहीं है, लेकिन फिर भी जो है कॉन्सेप्ट जो है इसको डिस्कस किया गया था। ये शब्द जो है मेटिकुलस, इसको जो है उसमें जो है डिस्कस किया गया था, और इस प्रकार से जो स्टूडेंट को इससे जो है हेल्प जो है वो मिली थी स्टूडेंट्स को इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के कारण से। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने इसको सही कर दिया। चलिए तो आगे चलते हैं। तो इसमें देखिए आप, जो इसका ऑप्शन जो था वो आपको उत्तर जो है इसका प्लेस जो शब्द है इसका जो है ये इसका उत्तर था जो आपको इसमें मिला। और आपके सामने जो है ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया था स्टूडेंट के सामने, हमारे जो स्टूडेंट उनके सामने डिस्कस किया गया था, और उन्हें इसका फायदा जरूर मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है जो कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट से जो है निकला है। तो अगला जो है आपका जो था, इसमें जो सेंटेंस था, इसमें आपको जो है इसका ऑपोजिट यानी कि विलोम शब्द यानी कि जो है एंटोनिम आपको फाइंड करना था। शब्द जो आपको दे रखा था ऑडेसिटी, ठीक है, ऑडेसिटी शब्द जो था वो था, और इस शब्द का जो आपको एंटोनिम आपको ढूंढना था, इसका उत्तर था टेमेरिटी, ठीक है, टेमेरिटी, सॉरी। तो टेमेरिटी जो था इसका उत्तर था। लेकिन किस प्रकार से आप देख सकते हो कि दो एग्जाम्पल हमारे सामने आपके सामने है कि दो जगह जो है इस शब्द की जो प्रैक्टिस कराई गई थी, एक तो ऑडेसिटी की और एक ऑडेशियस की। दो बार जो है बच्चों को इसको समझाया गया था, और प्रैक्टिस के दौरान जो है उनको बताया गया था कि ऑडेशियस का मतलब बोल्ड होता है, ब्रेव होता है, और ऑडेसिटी का मतलब होता है ब्रेवनेस, बोल्डनेस, ठीक है ना। तो यानी यहाँ पे भी जो है इसको क्लियर किया गया था, यहाँ पे डिस्कस किया गया था। तो इसका जो उत्तर जो है यानी करेजेस जो है, तो यानी यहाँ पे टेमेरिटी क्या हो गया, उसका बिल्कुल विपरीत शब्द हो गया जो कि आपको उत्तर में मिल गया था। यानी कि बिल्कुल जो कहते हैं कायरता जो होती है उसको, वो शब्द है इसके लिए काम में आया है। तो इसका उत्तर भी जो आपको जो है दो एग्जाम्पल के साथ में जो है दिया गया था। तो आप देख सकते हो किस प्रकार वोकेब के जो सवाल है वो भी हमारे द्वारा जो है टच किए जाते हैं हमारी प्रैक्टिस के दौरान, और हमारे जो कॉन्सेप्ट क्लास होती है उसके दौरान भी जो है हम इनको टच करते हैं। तो किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि दो बार जो है एक ही शब्द की जो है क्या हुई है, बार बार रिवीजन हुआ है, ठीक है, दो बार। एक बार तो इसमें जो है ऑडेसिस के रूप में, एक ऑडेसिटी के रूप में जो है दो शब्दों के रूप में इसका जो है प्रैक्टिस आपको जो है हमारे स्टूडेंट्स को दी गई थी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो है किस प्रकार से जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं और हमारे द्वारा प्रैक्टिस जो कराई जा रही है वो काम आपके आ जाती है एग्जाम्स में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं सवाल। अगला सवाल क्या है,
अगला सवाल देखिए, बिल्कुल डिट्टो जो है मैच कर रहा है। देखिए आप यहाँ पे देखो सिट ऑन द फेंस दे रखा है, यहाँ पे भी जो आपका मुहावरा जो इडियम आपका जो है सिट ऑन द फेंस जो है वो प्रैक्टिस में कराया गया था बच्चों को। जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको जो प्रैक्टिस के दौरान जो है इनको ये सवाल जो है ये मुहावरा जो है ये करवाया गया था। हालांकि ऑप्शंस थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट जो है यानी इसका जो सेंस जो है वो वही निकल रहा है जो हमने बच्चों को समझाना चाहा था। ठीक है, यानी इसके उत्तर जो है इसमें देखिए दे रखा है सिट ऑन द फेंस का मतलब अवॉइड मीटिंग समवन, वेटिंग पेशेंटली, अवॉइड टेकिंग साइड्स, हाइडिंग फ्रॉम समवन। तो ये 4 ऑप्शन थे, इनमें बाकी जो ऑप्शन जो है वो तो गलत हो गए और इसमें ऑप्शन जो था आपका सी ऑप्शन था, अवॉइड टेकिंग साइड। तो यहाँ क्या बताया गया था, हॉल्टिंग बिटवीन 2 ओपिनियंस। अगर मान लो कोई व्यक्ति जो है किसी एक साइड नहीं जाएगा तो क्या हो गया, वो बिल्कुल 2 सोच के बीच में क्या आगे फंस गया हो, यानी डिसाइड नहीं कर पा रहा हो कि इधर जाऊं या इधर जाऊं। तो यानी ये समझाने का प्रयास किया गया था। इसका उत्तर था हॉल्टिंग बिटवीन 2 ओपिनियंस। तो मेरे द्वारा जो तैयार कराया गया था सवाल उसमें ऑप्शन था हॉल्टिंग बिटवीन 2 ओपिनियंस। तो ये बिल्कुल वैसा ही है, इसका अर्थ वही निकलता है, अवॉइड टेकिंग साइड्स, यानी किसी एक तरफ न जाना। ठीक है, होल्ड कर बीच में जो अटक जाना, कोई व्यक्ति डिसाइड नहीं कर पा रहा इधर जाऊं कि इधर जाऊं, तो क्या कर रहा है वो आपका सिटिंग ऑन द फेंस। वो कहाँ बैठा है, फेंस के ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है ना। तो देखिए आप किस प्रकार से डिट्टो जो है वही कॉन्सेप्ट जो है जो कि पढ़ाया गया था वही कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में जो है वो एनडीए के एग्जाम में आया है। ऐसा अक्सर होता नहीं है कि बहुत सारा, क्योंकि वोकैब बहुत वास्ट है, बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, उनमें से शब्द आना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम सिलेक्टिव वर्ड्स कराते हैं, सिलेक्टिव जो आपके जो इडियम्स फ्रेजेस कराते हैं तो उनमें सवाल आ ही जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो किस प्रकार से चीज़ें जो है आपके लिए अच्छी बनती चली जाती है हमारे साथ जुड़ने के कारण से। चलिए तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें देखा आपने कि होल्डिंग बिटवीन 2 ओपिनियंस और अवॉइड टेकिंग साइड जो है किस प्रकार से सिमिलर है, दोनों का मतलब लगभग सेम है। ठीक है ना, एक ही सेंस में काम आ रहे हैं। तो आप जो है थोड़ा सा अपना लॉजिकल माइंड यूज में लेते हुए इसका उत्तर आप दे सकते हो अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो। ठीक है ना, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है, देखा ही नहीं है आपका, तो कैसे कर दोगे इसको आप। तो लेकिन कम से कम आपको परिचय मिला हुआ है इस चीज़ का, तो आप उसको आसानी से कर सकते हो। तो डिट्टो तो बिल्कुल वैसे ऑप्शन तो नहीं आते, कई बार आ भी जाते हैं, लेकिन ये देखने वाली बात है कि सवाल वैसा का वैसा ही जो है आपके सामने आ गया है। चलिए तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है, आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपका देखिए जो आपका है वो भी मुहावरा ही है, इडियम है, द लॉयन शेयर। अब देखिए ये तो लगभग मिल गया है, बिल्कुल डिट्टो ही मिल गया आप कहोगे तो। इसमें देखिए दो दे रखा है, इस ऑप्शन दे रखे हैं, ए पोर्शन ऑफ समथिंग दे रखा है, द लार्जेस्ट एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग दे रखा है, ये इसका आंसर था। एन इंपॉर्टेंट डिसीजन दे रखा है, ये नहीं था। एन एग्रेसिव स्टेटमेंट दे रखा है, ये नहीं था। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे एग्जांपल में हमारे सामने आप स्लाइड में देखोगे तो आप पाओगे कि बिल्कुल एग्जैक्ट जो इसका ऑप्शन जो है सामने दिया गया है। बस मामूली बहुत फर्क इसमें कह सकते हो आप हो, लेकिन बाल भर का फर्क जो है वो है इसमें। तो देखिए द बिगेस्ट एंड बेस्ट पार्ट ऑफ ए होल, तो कहाँ अंतर रह गया बेटा इसमें, देखो आप देखिए यहाँ दे रखा है द लार्जेस्ट, बिगेस्ट की जगह सिर्फ लार्जेस्ट दे रखा है, यहाँ पे बिगेस्ट दे रखा है और यहाँ पे क्या दे रखा है, लार्जेस्ट दे रखा है। द लार्जेस्ट एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग दे रखा है और यहाँ पे द बिगेस्ट एंड बेस्ट पार्ट ऑफ ए होल दे रखा है। बस सिर्फ इतना ही अंतर इसमें आया है, बाकी सवाल जो डिट्टो आपका जो है एग्जाम में आपके आया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो किस प्रकार से जो है इडियम्स एंड फ्रेजेस के सवाल भी जो आपके डिट्टो जो है आपके पेपर में छपे हैं, जो कि हमने प्रैक्टिस में करवाए थे आपको। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, समय न गवाते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे कौन से सवाल हैं जो आपके सामने आते हैं, चलिए देखते हैं। सवाल नंबर 22 था आपका, जो कि PQRS यानी कि सेंटेंस रीऑर्डरिंग का सवाल था। और यह सवाल आप देख सकते हो किस प्रकार से हमारे द्वारा पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट जो है उनकी मदद से स्टूडेंट्स ने बहुत ही आसानी से सॉल्व किया इसको। ठीक है, आप देखोगे कि कितनी आसानी से जो है कॉन्सेप्ट को इसको सॉल्व किया है, तो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सरल था इसको सॉल्व करना। और क्योंकि कॉन्सेप्ट आप देख सकते हो हमारे सामने जो है, जैसे कि बताया था आपको कि सेंटेंस देखिए आप, For hours in the shop, a gunman who held a hostage demanded ransom of rupees 10 lakh। तो इसमें आपको इनको प्रॉपर ऑर्डर में रखना था आपको। तो इसका उत्तर जो था आपका वो था सी, यानी कि QRPS। अब ये QRPS जो है कैसे आया, ये आपके समझने की बात है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो आपके सामने है इस कॉन्सेप्ट को देखकर आप आसानी समझ जाओगे कि यहाँ पे QPRS क्यों आया है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे जो QRPS जो है ये ऑप्शन कैसे आया, बाकी ऑप्शन जो है वो गलत हो गए, ये वाला ऑप्शन ही सही क्यों हुआ। ठीक है, तो हमारी क्लास के दौरान स्टूडेंट्स को समझाया गया था, उनको बताया गया था, ठीक है, उनको क्लियर किया गया था इन चीज़ों को कि भी जब भी हम देखते हैं, पहली चीज़ तो ये होती है कि भाई एलिमिनेशन हमें करना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए एलिमिनेट करने का। तो सब्जेक्ट के बाद में हमें क्या जोड़ना होता है, वर्ब जोड़ना होता है। ठीक है, और
वर्ब के बाद में अगर मान लो फिर बाद में अगर दोबारा वर्ब आता है तो उसमें क्या होता है, या तो टू इन्फिनेटिव आता है, ठीक है ना। तो यहाँ आपने देखा कि एक सेंटेंस जो है देखिए आपके सामने, तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन काम में लिया गया हु, ए गनमैन हु हेल्ड ए हॉस्टेज। हम देखते हैं पहला इसका पार्ट क्या था, क्यू, ए गनमैन हु हेल्ड ए हॉस्टेज। हॉस्टेज क्या होता है भैया, किसी को बंदी बना के रखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप हु नोज यू, हु के बाद में क्या आ गया भैया, वर्ब आ गई, और उसके बाद में क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। तो इसी प्रकार देखो आप हु के बाद में यहाँ पे हेल्ड आया, उसके बाद में क्या आ गया, ऑब्जेक्ट क्या आ गया, ए हॉस्टेज आ गया। तो देखो आप किस प्रकार से, देखो इसका और इसका मेल हो रहा है, देखो आप यहाँ पे इसका और इसका क्या हो रहा है, मेल हो रहा है। देखो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में देखो आपका वर्ब आया, वर्ब के बाद में क्या आ गया, आपका ऑब्जेक्ट आ गया। तो यहाँ पे क्यू और आर जो है आपके साथ में आ रहे हैं, ठीक है ना, क्यू और आर साथ में आ रहे हैं। तो देखिए क्यू और आर यहाँ पे साथ में आ गया, इसी में आ गया देखो क्यू आर, और क्यू और आर किसी में साथ में नहीं है और किसी ऑप्शन में साथ में नहीं है। तो यानी बिना समय गवाए हमारे स्टूडेंट्स ने क्या किया, इसको जो है एलिमिनेट किया, इसको बाकी ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। क्यों कर दिए, क्योंकि पता है भैया क्यू के बाद में क्या आ रहा है, आपका आर आ रहा है, ठीक है ना, और क्यू के बाद में आर देखो कहीं भी ऑप्शन नहीं दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, आर क्यू दे रखा है, पी आर दे रखा है, लेकिन क्यू के बाद में आर कहीं नहीं दे रखा है, यानी एक ही ऑप्शन जो है जिसमें क्यू के बाद में आर आया है। और फिर पी और एस जो है वो कैसे मिल गया, फॉर आवर्स इन द शॉप डिमांडेड रैंसम ऑफ ₹10 लाख, ये देखो पी और एस इसके बाद में आ गया। तो इस प्रकार से जो है स्टूडेंट्स को समझाया गया था कि भैया आपको क्या करना है, आपको सब्जेक्ट के बाद में वर्ब जोड़ना है और बाद में एलिमिनेट करना है, प्रयास करना आपको, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड काम में लेना है, अगर ऑप्शन अलग अलग दे रखे हो तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन अलग अलग दे रखे थे, तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से बच्चों ने इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर दिया और समय भी अपना बचा लिया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल देखते हैं। आगे सवाल आपके जो है वो आपके PQRS के सवाल और हैं जो कि हमारे कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए सवाल हैं। तो देखिए आपके सामने अगला सवाल है, लिविंग इन रशिया कंट्री इमीडिएटली यूक्रेन हैज अर्ज्ड इट्स सिटीजन्स टू लीव द। देखिए आप अब यहाँ समझने वाली बात क्या है कि टू लीव द, यानी यहाँ पे क्या आ गया, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आ गया, इंफिनिटिव यहाँ पे आया है यहाँ पे काम में, ठीक है ना। अब यहाँ भी वही चीज देखनी है आपको, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट देखना है आपको, साफ साफ सी बात है यहाँ पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसमें खोजेंगे कि भाई सब्जेक्ट कहाँ पे है। जैसे इस सेंटेंस में आप देखोगे तो यहाँ पे देखो फेल्कन्स हैव शार्प एंगुलर विंग्स, तो फेल्कन्स इसमें सब्जेक्ट है और यहाँ पे हैव वर्ब दे रखा है और आगे इसमें जो है ऑब्जेक्ट दे रखा है इसमें, ठीक है, यानी कॉम्प्लीमेंट दे रखा है, ऑब्जेक्ट तो नहीं कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो इसका उत्तर था आपका SRQP, ठीक है। तो यानी दैट, अब यहाँ विंग्स के बाद में क्या लिया गया आपका दैट, यानी यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन जो काम में लिया गया, दैट काम में लिया गया, ये बता रहा है भैया इसमें, ठीक है। तो यहाँ भी रिलेटिव प्रोनाउन आ सकता था, इसको मिस कर दिया गया है, लेकिन फिर भी जो है सेंस वही निकलता है। हमें क्या करना होगा, टू लीव द के बाद में क्या आएगा भैया, क्या आना चाहिए, इसके बाद में एक नाउन आना चाहिए, जो कि यहाँ पे देखो आप कंट्री, देखो ये आ गया कंट्री, लीव द कंट्री, देखो कंट्री यहाँ पे आ गया, तो लीव के बाद में क्या आएगा, एस के बाद में क्या आना चाहिए, क्यू आना चाहिए। तो अगर आप देखोगे इस चीज को तो आप इसको देखोगे, यूक्रेन हैज अर्ज्ड इट्स सिटीजन्स, ये तो देखो इसका सब्जेक्ट मिल गया, बिल्कुल सही मिल गया सब्जेक्ट, यूक्रेन हैज अर्ज्ड इट्स सिटीजन्स, क्या आगे आएगा इसमें, टू लीव द, हाँ टू लीव द, लेकिन इससे पहले क्या आएगा, यूक्रेन हैज अर्ज्ड सिटीजन्स, कौन से वाले सिटीजन्स की बात हो रही है, लिविंग इन रशिया, यानी पी जो है ये बीच में आएगा, लेकिन इसके बाद में जो पार्ट जुड़ेंगे वो पार्ट कौन से होंगे, एस और क्यू, यानी आप देखोगे लास्ट के जो पार्ट जुड़ने वाले वो पार्ट कौन से हैं आपके, एस और क्यू पार्ट हैं आपके, देखो एस और क्यू, देखो बाकी कहीं भी देखोगे आपको यहाँ पे एस और क्यू मिल रहा है, लेकिन शुरुआत पी आर से नहीं, आर से नहीं हो रही है। तो यानी शुरुआत तो जो पहला वाक्य आपका जो क्या होगा, पहला पार्ट क्या होगा, यूक्रेन हैज अर्ज्ड इट्स सिटीजन्स लिविंग इन रशिया टू लीव द कंट्री इमीडिएटली, सेंटेंस तो ये बनना था आपका। तो यानी लेकिन समझने वाली बात क्या है कि टू इन्फिनेटिव के बाद में क्या आना चाहिए, दा लग के बाद में आर्टिकल लग के क्या आना चाहिए, एक नाउन जो है वो आना चाहिए। देखिए आप यहाँ पे भी क्या है, देखो आप टू चेज देयर प्रे, देखो यहाँ पे ये क्या है, इसमें प्रे आया है, ठीक है, उनका प्रे जो है यहाँ पे इसका जो है शिकार जो आया है इसमें, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए इसके बाद में ऑब्जेक्ट जो आना आएगा टू लीव के बाद में यहाँ पे एक नाउन यहाँ पे आता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है समझना जो है आसान हो जाता है बच्चों के लिए, कॉन्सेप्ट अगर उनको क्लियर हो तो उनको कोई दिक्कत इसमें नहीं आती है। चलिए आगे देखते हैं सवाल, स्क्रीन में कौन से सवाल है। अगला सवाल जो है वो भी आपका क्या है, PQRS का है, और PQRS के सवाल जो होते हैं उनमें जो है अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, एलिमिनेशन मेथड आपको पता है, अगर आपको पता है सब्जेक्ट के बाद में किस प्रकार से वर्ब जुड़ेगा, किस प्रकार से जो है एडजेक्टिव के बाद में जो है नाउन आएगा, तो आप उसको आसानी से कर लेते हो। तो यहाँ देखोगे आप जो है
सेंटेंस देखिए आप, इकोलॉजी इज प्रोटेक्टेड एंड एक्वेटिक लाइफ थ्राइव्स, वी नीड टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज ऑफ वाटर फॉर डिफरेंट पर्पसेज व्हाइल इंश्योरिंग दैट इज नेचुरल। ठीक है, अब यहां आप देखोगे कि इसकी करेक्ट जो सीक्वेंस है इस वाक्य की, जो आपका एनडीए में आपको मिला था, सवाल नंबर 25 था, इसकी करेक्ट सीक्वेंस जो आपकी जो है वो है आपकी सी, यानी कि QRSP, यानी कि QRSP जो है इसकी क्या है, इसकी करेक्ट सीरीज है। ठीक है, तो यानी वी जो है वो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वी नीड टू यूटिलाइज दिस रिसोर्सेज ऑफ वाटर। ठीक है ना, बाद में क्या आएगा आपका, फॉर डिफरेंट पर्पसेज वाइल। ठीक है ना, वाइल, इसके बाद में क्या आपका एस आया है आपका, इंश्योरिंग दैट इट्स नेचुरल इकोलॉजी। अब नेचुरल क्या होगा भैया, इसमें एडजेक्टिव है। ठीक है ना, ये क्या है, एडजेक्टिव हो गया, और इकोलॉजी क्या हो गया, इसमें नाउन हो गया। देखो दो का कनेक्शन बैठ रहा है, एस और पी का कनेक्शन किस प्रकार से बन रहा है, आप देखोगे आप कि नेचुरल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, इकोलॉजी क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक है ना, तो इसी प्रकार देखोगे आप, सामने आपके सामने एग्जांपल है, यहां पे देखिए आप कि यहां पे आप देखोगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्या आ गया भैया, ये एडजेक्टिव है। प्राइमरी सेकेंडरी क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूलिंग क्या हो गया आपका, हाँ ये हो गया आपका नाउन। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको जो कॉन्सेप्ट में बताया गया कि भाई एडजेक्टिव क्या है तो आगे जाके कैसे जुड़ता है, नाउन से जुड़ता है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव जो है वो किससे जुड़ रहा है, नाउन से जुड़ रहा है। तो नेचुरल इकोलॉजी, तो यानी एस और पी, यानी एस और पी जो जुड़ रहा है वो कहाँ जुड़ रहा है भैया, आप देखोगे एस और पी सी में जुड़ रहा है। ठीक है ना, एस और पी जो है ऑप्शन सी में ही है, बाकी किसी ऑप्शन में एस और पी नहीं था। तो यानी इस प्रकार से आप जो है लॉजिकली सोचते हुए सवाल को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेते हो और आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है ना, आपने देखा किस प्रकार से जो है आपने ये रूल ध्यान में रखते हुए कि एडजेक्टिव के बाद में क्या आता है आपका, नाउन आता है, आपने इसको सॉल्व कर लिया। तो यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे भी पढ़ाया गया था। यहाँ इसका उत्तर था आपका SPQR, यानी SPQR जो इसका उत्तर था। तो यहाँ पे था द गोल्स ऑफ अ प्रेजेंट सिस्टम ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूलिंग इज टू प्रिपेयर। ठीक है, स्कूलिंग इज टू प्रिपेयर, आगे क्या था आपका इसमें, स्टूडेंट्स फॉर द एग्जामिनेशन सिस्टम विच विल टेक देम टू बेस्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री। इस प्रकार से जो इसका उत्तर क्या था आपका ए हो गया था। तो इसी प्रकार से ये भी सॉल्व किया गया है, इसको भी ये भी इसी प्रकार सॉल्व हुआ है। तो यानी यही लॉजिक जो है कि डिट्टो तो इसमें नहीं आते हैं सवाल, बिल्कुल एक्यूरेट सवाल वैसे वैसे तो नहीं आते हैं। तो इसमें जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं वही हमारे काम आते हैं। तो हम जो है बच्चों को कॉन्सेप्ट पढ़ाने में ज़्यादा जोर देते हैं, उस पर स्ट्रेस देते हैं, जिससे बच्चों को दिक्कत आगे जाके ना आए। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या अपना, अगला सवाल आपका देखिए, ये भी जो आपका सवाल है ये भी आपका QPRS का सवाल है, यानी कि सेंटेंस रीऑर्डरिंग का सवाल है। इसमें देखिए आपको, इसमें भी वही चीज़ है। देखिए आप सदर्न ईस्ट, देखिए आप ये क्या भैया, एक एडजेक्टिव है और कोस्ट क्या हो गया, ये नाउन हो गया। वही कॉन्सेप्ट जो है पीछे वाला काम में आया था, वही कॉन्सेप्ट जो आपका यहाँ पे जो है आपके काम में यहाँ पे आया है। आपको देख सकते हो आसानी से कि वही का वही कॉन्सेप्ट जो है, जो पिछले कॉन्सेप्ट में हमने कहा, पिछले सेंटेंस में हमने काम में लिया, वही कॉन्सेप्ट जो है हमारा यहाँ पे काम में आया है। तो देखिए आप यहाँ पे कि किस प्रकार से जो है सदर्न ईस्ट कोस्ट जो है जुड़ गया आपका। ठीक है, ये देखो साइक्लोन ह्यूमैनिटी क्रेस्ट इनटू, देखो वर्ब भी आई है यहाँ पे, देखो सब्जेक्ट भी आ गया आपका। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका सब्जेक्ट भी है और बाद में क्या है वर्ब भी है यहाँ पे। तो यानी ये मैच हो रहा है आपका बिल्कुल जो, ठीक है ना, यहाँ पे वर्ब भी आपके सामने दिखाई पड़ रही है आपको और आपके सामने सब्जेक्ट भी है। और इसके बाद में आपने देखा किस प्रकार से जो है एडजेक्टिव जो है इसमें काम में आया है और एडजेक्टिव के बाद में इसमें क्या है आगे नाउन काम में लिया गया है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको जो है समझने की चीज़ें हैं और यही कॉन्सेप्ट की चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में काम में आती हैं। तो एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है बच्चे के, फिर इसको कोई समस्या आती नहीं एग्जाम में, इस बात की गारंटी हम देते हैं। चलिए तो यानी यहाँ पे जो एडजेक्टिव जो आपका था, इसके बाद में क्या आ गया आपका सदर्न साउथ ईस्टर्न कोस्ट हो गया आपका। तो देखो आप यहाँ पे आर के बाद में क्या दे रखा है, क्यू। आर के बाद में क्यू में देखो इसमें सिर्फ एक ऑप्शन में दे रखा है, देखो आप आर के बाद में क्यू एक ही में दे रखा है, कहीं भी आर पी देगा, एस पी दे रखा है। तो यानी यहाँ की इसके बाद में आप एलिमिनेशन मेथड भी अपना सकते हो, आप चाहो तो कोई दिक्कत इसमें नहीं आती है, यानी एलिमिनेट कर सकते हो आप। बाकी ऑप्शंस को एक बार देख कर आप लॉजिकली सोचकर उनको एलिमिनेट कर सकते हो आप कि भाई कि नहीं आएंगे। तो सीधा सा ऑप्शन जो आपके सामने जो कॉन्सेप्ट का जो है एडजेक्टिव के बाद में क्या आ गया आपका नाउन यहाँ पे आ गया। ठीक है ना, ये आपने आसानी से इसको देख लिया और इसको आपने सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से सवाल जो है बनते हैं एग्जाम में, इस प्रकार से बच्चे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना अगला सवाल जो है ये बहुत ही सिंपल सवाल था।
जो कि कॉन्सेप्ट में पढ़ाया गया था, बच्चों को बहुत आसानी से उनको समझ में आ गया था और उन्होंने इसको बहुत आसानी से इसमें कर दिया, सॉल्व कर दिया यहाँ पे। तो देखिए द प्रेसिडेंट सीधा सा सब्जेक्ट है और इसके बाद में देखिए आप क्या है, सीधा सा इसमें क्या आ गया, वर्ब आ गया, यानी एस आ गया, केम बैक, ठीक है ना, केम बैक आ गया। तो ऐसे देखिए इसमें भी क्या है, द पुअर विजिबिलिटी क्या हो गया, इसमें एक सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा भैया, इसमें वर्ब आएगी, सीधी सी बात है, सब्जेक्ट के बाद में क्या आती है, वर्ब आती है। तो यहाँ पे देखिए मेड क्या वर्ब है, ये देखिए वेरी वर्ब नहीं है, यहाँ पे ड्यू उसमें वर्ब नहीं है। तो यानी साफ बात क्या नजर आ रही है इसमें कि भाई सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगी, वर्ब आएगी। पहला काम क्या हमारा, सब्जेक्ट को खोजना। सब्जेक्ट को खोजने के बाद में हम क्या करेंगे, इसमें बताएंगे कि वर्ब कौन सी है। तो द पुअर विजिबिलिटी क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद में वर्ब खोजने के लिए हमें कहाँ आना पड़ गया, हमें जो है आर में आना पड़ गया भैया, ठीक है ना। तो वर्ब जो हमने कहाँ खोजी, हमने आर में वर्ब खोज ली, ठीक है। तो यानी क्यू और आर जो है ये तो क्या हो गया, बिल्कुल फिक्स हो गया, क्यू और आर तो आएगा ही आएगा, ठीक है। इसके बाद में थोड़ा सा इस पर आप सोच विचार करके जो है इसको एलिमिनेशन मेथड के द्वारा जल्दी कर सकते हो, ठीक है ना। तो क्यू और आर आ गया, आपको पता चल गया कि क्यू और आर जो एक बार आ गया लग रहा है। बाकी आप जोड़ के देखोगे आर और क्यू नहीं बन रहा है, ठीक है, आर क्यों नहीं बन रहा है, मेड शुरू में वर्ब नहीं है, आर क्यों नहीं बनेगा, ये आपने एलिमिनेट कर दिया इसको, ठीक है। एसपी कैसे बनेगा भैया, ड्यू टू फॉग वेरी डिफिकल्टी हो सकता है क्या, एसपी नहीं बनेगा बिल्कुल भी, ठीक है, एसपी भी नहीं बना, बिल्कुल नहीं बना, ठीक है, क्योंकि ड्यू टू फॉग वेरी डिफिकल्ट नहीं होगा भैया, ठीक है ना। तो ऐसे क्यू के बाद में एस कैसे बन जाएगा, द पुअर विजिबिलिटी ड्यू टू फॉग, ये थोड़ा सा लग रहा था लेकिन लगने के बावजूद ये वाला जो है ये नहीं बनेगा, ठीक है ना। फिर भी इसको ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि ये नहीं बनेगा। तो उत्तर जो आपको मिल गया क्यू आर पी एस सॉरी। तो आप देख सकते हो किस प्रकार से जो है ये आपके वाक्य जो है बन गए हमारे इसी तरीके से, यानी सब्जेक्ट वर्ब जो है आपने जोड़ा, इसी हिसाब से जो है आपका जो है पूरा सॉल्व आपका हो गया। तो आपने देखा किस प्रकार से जो वाक्य है वो हमारे हुए, सही हुए। इसी क्रम में देखिए अगला सवाल आपका, अगला सवाल देखिए आप, अगला सवाल आपके सामने जो है वो देखिए आपका सवाल नंबर 28 जो था आपका एनडीए के एग्जाम में आया था। तो ये भी आपका पीक्यूआरएस का सवाल है और बहुत ही इजी सवाल जो है आपके सामने आया है। तो इसमें भी एक बहुत ही इजी अप्रोच अपना कर आप जो इसको सॉल्व कर सकते हो, या स्टूडेंट ने सॉल्व किया भी है इसको, हमारे स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने सॉल्व किया है और बाकी स्टूडेंट्स ने भी किया होगा। तो इजी अप्रोच क्या है इसकी, वही चीज़ है कि भैया इसमें हमारा जो ऑप्शन जो है लाइफ इज ए सोलो, देखो वही चीज़ है, लाइफ इज ए सोलो। सोलो क्या हो गया भैया, एडजेक्टिव हो गया। फ्लाइट, फ्लाइट क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट जो है हम तो इस तीन चार सवालों में इसको डिस्कस कर लिया हमने कि एडजेक्टिव के और नाउन जो है इसमें आया, देखो आप। तो लाइफ इज ए सोलो फ्लाइट एंड ईच पर्सन मेक्स हिज और हर ऑन जर्नी। अब यहाँ देखो दो कॉन्सेप्ट आपके काम में आएंगे, यहाँ पे सिर्फ एक कॉन्सेप्ट काम में नहीं आ रहा है, यहाँ पे आपके दो कॉन्सेप्ट जो आपकी हेल्प करने वाले हैं। कि आपने पढ़ा होगा कि भाई जो कंजक्शन हमारा जो और है और एंड वगैरह जो है ये सेम रैंक के जो ग्रामेटिकल पोर्शन उसको जोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ आपने देखा कि हिज, एक यहाँ पे क्या आ गया प्रोनाउन है, तो यहाँ पे क्या आ गया हर जो है, हिज के साथ में क्या आएगा, हिज और हर जो है, यानी ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, यानी कि एस के बाद में क्या आएगा, क्यू आएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए आप, यहाँ पे देखिए आप कि ट्रैप्ड और किल्ड, यहाँ पे देखिए दो जगह वर्ब आई है, देखो यहाँ पे या तो ट्रैप किए जाते हैं या फिर मार दी जाते हैं। सेंटेंस देखिए आप, टुडे मिलियंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर ट्रैप्ड और किल्ड, देखिए आप यहाँ पे। तो ट्रैप्ड और किल्ड दोनों क्या भैया, वर्ब है। तो दो वर्ब को जोड़ने के लिए यहाँ पे हमने क्या काम में लिया है, यहाँ पे और काम में लिया है। ऐसे ही यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट में आप देखोगे कि दो प्रोनाउन को जोड़ने के लिए यहाँ पे जो है, यानी दो प्रोनाउंस हैं उनको जोड़ने के लिए यहाँ पे क्या काम में लिया गया है, और काम में लिया गया है, देखिए आप। तो यहाँ पे हर और हिज को जोड़ने के लिए यहाँ पे और काम में लिया गया है। तो एक तो आपका नाउन एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट इसमें काम में आया आपके यहाँ पे, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पे काम में आया कि भैया ये कंजक्शन जो है ये सेम जो पार्ट ऑफ द स्पीच के उनको जोड़ता है, तो सिमिलर जो होते हैं। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पे क्या आपके ये हिज क्या प्रोनाउन है और हर भी क्या प्रोनाउन है, इनको जोड़ने के लिए और बीच में आया। तो यहाँ पे इसके बाद में क्या आएगा, आपका ये प्रोनाउन जो है ये आएगा, ठीक है ना। तो यानी यहाँ पे आपको साफ साफ पता चल रहा है कि भाई एस के बाद में क्या आएगा, क्यू आएगा। तो देखिए आप एस के बाद में क्यू कहाँ नजर आ रहा है आपको, एस के बाद में क्यू नजर आ रहा है आपको पार्ट सी में, देखो एस के बाद में क्यू नजर आ रहा है, उत्तर भी यही है इसका। तो आप देखोगे जोड़ दो उसको, आर पी एस क्यू, यानी कि लाइफ इज ए सोलो फ्लाइट एंड ईच पर्सन मेक्स हिज और हर ऑन जर्नी। ये इसका उत्तर बिल्कुल सही उत्तर था, यानी कि उत्तर नंबर इसका जो उत्तर था वो सी था,
ठीक है, तो आप देख सकते हो किस प्रकार से जो है कुछ कॉन्सेप्ट जो है अलग अलग कॉन्सेप्ट काम में लेकर जो है हम सवालों को सॉल्व करते हैं और जो है हमारा झंडा बुलंद करते हैं, ठीक है ना, यानी सफलता को प्राप्त करते हैं। चलिए, तो देखा आपने किस प्रकार से जो है हमारे सवाल जो है वो आपकी सहायता करते हैं, हमारे द्वारा जो कराई गई प्रैक्टिस है आपकी सहायता करती है और आप एग्ज़ाम में जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आप जो है हमारी जो एप्लीकेशन पे जो कोर्सेज हैं उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे, जुड़ेंगे और बहुतायत में इसका फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि बहुत ही कम रेट में जो है आपको कोर्सेज जो है हम प्रोवाइड कराते हैं। हमारे जितनी रेट पर जो है कोई भी और कोई कंपटीशन में नहीं है जो आपको इतनी कम रेट में कोर्सेज आपको प्रोवाइड कराता हो। तो आशा करता हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा और आपने देखा होगा किस प्रकार से हमने जो है चीज़ों को समझकर समझाया है स्टूडेंट्स को, हमारे स्टूडेंट्स को, और उनको तैयार किया अपने एग्ज़ाम में अच्छा करने के लिए। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और आशा करता हूँ कि आप हमसे जरूर जुड़ेंगे और जुड़ने का फ़ायदा आपको जरूर मिलेगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर।